डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। आज हम आपको आपके फिजिक्स के 5th चैप्टर वैद्युत चालन के बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा किसे कहते हैं? वैज्ञानिक एम्पियर ने बताया कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है तथा इसे I से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड होता है। इसे I से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। जो साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्होंने इसका मात्रक अपने ही नाम पर एम्पियर दे दिया था। वास्तव में इसका मात्रक कूलाम पर सेकेंड होता है। तो आपको हम दिखाते हैं वैद्युत धारा क्या होती है, इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। हमने आपसे बोला कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश बटे समय, यानी आवेश Q और बटे समय T। ये हो गया आपका आवेश और ये हो गया आपका समय, यानी आपका सूत्र बना Q/T। तो आपका जो मात्रक रहेगा वो क्या बनेगा, ये आपका फार्मूला हो गया। आपका मात्रक रहेगा आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। आप जानते हैं किसी भी राशि में जब समय का भाग हो जाता है तो उसे दर कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसकी परिभाषा बनती है आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये आपकी थी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कैसी राशि होती है? आप जानते हैं वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एक परिपथ है, इसमें ये कुंजी है, एक ये बैटरी लगा हुआ है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका एक कुंजी हो गया, ये एक सेल हो गया प्लस और माइनस। आप देख रहे हैं इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे एरो द्वारा दिखाया गया। एरो माने तीर द्वारा दिखाया गया। तो दिमाग में आता है कि जो वैद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है और यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है वो एरो बना हुआ है। इसका मतलब दिमाग में आता है कि वैद्युत धारा सदिश राशि है। ऐसा हमारे दिमाग में आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि एरो दिखाई दे रहा है कि एरो द्वारा वैद्युत धारा को हमने व्यक्त किया है, जबकि ऐसा है नहीं। एरो द्वारा सदिश राशियों को व्यक्त किया जाता है तो हमारे दिमाग में आता है कि वैद्युत धारा सदिश राशि होगी, जबकि होती कैसी राशि है? अदिश राशि। तो फिर ये एरो कहाँ से आ गया? ये सिर्फ हमने एरो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो वैद्युत धारा होती है वो सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर फ्लो होती है, इसीलिए यहाँ पे एरो का चिन्ह आया है और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब आप कैसे जानेंगे कि ये अदिश राशि ही है? चूँकि जो सदिश राशियाँ होती हैं वो सदिश नियमों का पालन करती हैं, जबकि जो वैद्युत धारा है आपकी वो सदिश नियम का पालन नहीं करती है। आप जानिए थोड़ा जो सदिश राशियाँ होती हैं वो कैसे पालन करती हैं, आपको दिखाते हैं। आपके पास एक त्रिभुज है, ये आपका A पॉइंट है, ये B है और ये C है। तो आपका सदिश नियम ये बनता है AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों का योग AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों का योग 0 होना चाहिए, जबकि वैद्युत धारा इस रूल को फॉलो नहीं करती है। यानी जो वैद्युत धारा होगी, मान लीजिए यहाँ पे आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, तो
यहाँ पे जो मान होगा, यहाँ पर जो मान होगा वो यहाँ पे जो मान होगा उन तीनों का योग बराबर 0 के नहीं होगा। इस प्रकार आपने देखा कि जो वैद्युत धारा होती है वो सदिश नियम का पालन नहीं करती है। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से मान लीजिए कोई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, तो क्या इन तीनों का योग 0 हो सकता है? नहीं, धारा का तो कुछ परिमाण होगा ही। तो इस प्रकार वैद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। हम आपको एक और चीज दिखा रहे हैं, देखिए जरा। आपके पास दो चालक हैं, हम नाम देते हैं इन्हें ए बी, और ये यहाँ पे कनेक्ट है, ये बिंदु ओ ले लेते हैं। मान लीजिए आपका जो ओ ए वायर है उसमें 3 एम्पीयर की धारा फ्लो हो रही है, 3 एम्पीयर, और जो बी ओ तार है उसमें आपकी 4 एम्पीयर धारा फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो मान है, परिमाण होगा धारा का, वो 7 एम्पीयर प्राप्त होता है। ये देखा गया कि 3 एम्पीयर और 4 एम्पीयर की धारा का जो परिमाण है वो 7 एम्पीयर है, जबकि ये जो वायर हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं। आप जानते हैं कि जब लंबवत वायर होते हैं तो आपके पास एक ये समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। या फिर ऐसा मान लें कि ये ओ हो गया, तो इसमें 3 एम्पीयर की धारा है और इसमें 4 एम्पीयर की धारा है। तो यहाँ पे जो आपके पास परिमाण होना चाहिए वो मान कितना होना चाहिए? यहाँ पे 5 एम्पीयर। आपको मालूम है तभी ये सदिश राशि हो सकती है, जबकि इसका मान कितना आता है यहाँ पे? 7 एम्पीयर। इसलिए ये सदिश नियमों का पालन नहीं करते हैं। आप समझ रहे होंगे ये इसका कर्ण है। तो आप जो कर्ण का मान निकालेंगे, यानी कितना होगा? √3 का वर्ग यानी 9 और 4 का वर्ग यानी 16, ये कितना हुआ? 16 9 25, यानी कितना आया? 5 आया। तो धारा कितनी होनी चाहिए? 5 एम्पीयर, जबकि हो कितनी रही है? 7 एम्पीयर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी वैद्युत धारा किस प्रकार की राशि होगी? अदिश राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे थे कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसका सूत्र बना आपका I = Q/T। आगे और भी जानिए थोड़ा। यदि किसी भी परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तो एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया है, आवेश Q इक्वल क्या होता है? N × E। जबकि अभी आपने धारा का सूत्र पढ़ा था I = Q/T। तो आपके पास जो आवेश का सूत्र यहाँ से निकल के आएगा वो क्या रहेगा? Q = I × T। ये आपका आवेश का सूत्र है और ये भी आवेश का सूत्र है। तो इन दोनों को हम आपस में बराबर करते हैं तो हमारे पास सूत्र बनेगा I × T इक्वल, जब हम तुलना करेंगे तो आएगा I × T इक्वल N × E। यानी धारा का मान अगर आप निकालना चाहें तो क्या बनेगा? N × E/T। तो आपके पास धारा का एक और फार्मूला बना, मात्रक क्या होगा? एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर या कूलम/सेकंड भी होता है। चलिए, ये आपका धारा का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम आपको इससे ही रिलेटेड आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आपके पास और क्या क्या है पढ़ने के लिए, जानिए। तो वैद्युत धारा के बाद आपके पास इसमें आता है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल जानिए इसे क्या होता है। आपको पता है ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी भी धातु में धारा का प्रवाह होता है। आप जानते हैं कि धारा का प्रवाह धातुओं के बजाय अन्य पदार्थों जैसे
द्रवों और गैसों में भी होता है। तो जो द्रवों व गैसों में धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होता है। आपको बताते हैं, जो धातुएं होती हैं, धातुओं में धारा का प्रवाह ऋण आवेश वाहकों के कारण होता है। ऋण आवेश वाहकों मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऋण आवेश वाहकों के कारण होता है। जबकि द्रवों व गैसों में धारा का प्रवाह धन आवेश वाहकों की गति के कारण होता है। बात समझ में आई? जो धातुएं हैं उनमें भी धारा का प्रवाह होता है और जो द्रव व गैस हैं उनमें भी धारा का प्रवाह होता है, बट अंतर ये है कि जो धातुएं हैं उनमें धारा का प्रवाह ऋण आवेश वाहकों के कारण, जबकि द्रवों व गैसों में धारा का प्रवाह धन आवेश वाहकों के कारण होता है। जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है या शून्य होती है वो वैद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे वैद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये आपका था वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। इसमें आगे आपका एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, आगे आने वाले टॉपिक को जानिए। ये क्या होता है? आता है माध्य मुक्त पथ। जानिए माध्य मुक्त पथ क्या होता है। जो चालक होता है उसमें हम आपको बता चुके हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में रहते हैं, अर्थात ये धन आयनों से टकराते रहते हैं। जैसे आपके पास एक चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धन आयनों से टकराते रहते हैं। तो इसी से आपकी परिभाषा निकल के आती है माध्य मुक्त पथ की, कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा धन आयनों से किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी या माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन श्रांतिकाल को जानते हैं। ये क्या होता है? श्रांतिकाल, जैसे कि इसकी परिभाषा थी, इसी से रिलेटेड इसकी भी परिभाषा होती है। तो आपकी परिभाषा होती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा धन आयनों से किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। ये आपका श्रांतिकाल हो गया। तीसरा टॉपिक है आपका अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग इसे इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जानिए ये क्या होता है। जैसे आपके पास एक चालक है, हम क्या करते हैं, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लगते हैं, ऐसा आपको पढ़ाया गया है। तो हम जानते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं और इस अनुगमन वेग को Vd से व्यक्त करते हैं। V सफिक्स में D, यानी हमने बोला था इसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? Vd से। जो अनुगमन वेग होता है उसकी कोटि 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की होती है। चलिए ये आपका अनुगमन वेग हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाम है आपका वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन
वेग में संबंध। जानिए क्या होता है। आपके पास एक चालक है, इस चालक के सिरों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन n है। इसमें जो चालक हैं उनका अनुगमन वेग इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका अनुगमन वेग bd है और चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E। तो बढ़ते हैं हम आगे। चालक में स्मॉल t समय में आवेश क्यों प्रवाहित होता है, इसलिए चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी आपने पढ़ा है। स्मॉल t समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसलिए वैद्युत धारा कितनी होगी, धारा I = Q/T। इतनी धारा चालक में प्रवाहित हो रही होगी। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। माना कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग bd है। तब चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी n, इसलिए आपके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaBd होगी। ठीक है, बात समझ में आई आपको। चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaBd होगी। इसलिए हम लिखेंगे कि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो हम उनके लिए लिखेंगे, चूंकि 1 सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आपकी, अभी हमने बोला था कितनी, NaBd। ये 1 सेकेंड में आपके इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इसलिए स्मॉल t सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaBd। ये कितने सेकंड में था, 1 सेकंड में। ये कितने सेकंड में है, t सेकंड में, इसलिए कितना हो जाएगा t। यानी आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल t समय में कितनी होगी, NaBd × t। तो हम आगे बात करते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e हो तो चालक में से गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा। तो हम लिखते हैं स्मॉल t समय में आता है, स्मॉल t समय में चालक से गुजरने वाला कुल आवेश, आपको हमने एक सूत्र पढ़ाया है, आवेश Q इक्वल क्या होता है, N × E। जहाँ N क्या है, ये N, ये वाला N नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ये है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, ये है। तो आपका आवेश कुल कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे मान पुटअप करेंगे, NaBd × T और × E। ये Q का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो आपके पास जो मान आएगा
देखिए कितना होगा, करते हैं। आपके पास समीकरण फर्स्ट था I इक्वल क्यू अपॉन टी, तो हम Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो आपका सूत्र बनेगा I इक्वल क्यू की जगह पे मान पुटअप कीजिए NABD इंटू टी इंटू ई अपॉन टी। टी से टी आपका कैंसिल हो गया, यानी सूत्र बना आपका I इक्वल NABD इंटू ई। तो इसे हम एक साथ लिख देंगे तो बनेगा सूत्र आपका NEABD। यही हमारा वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है और आपको जल्दी से बता देते हैं। धारा घनत्व, नाम सुना है आपने कभी? धारा घनत्व यानी धारा का घनत्व। चलिए देख लीजिए जल्दी से, धारा घनत्व। इसकी डिफिनीशन होती है, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल A हो तथा उसे I धारा दी जाए और ये धारा चालक के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो अनुपात I/A चालक का धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व को J से व्यक्त करते हैं, इसलिए धारा घनत्व का सूत्र बनता है धारा घनत्व J इक्वल, इसे धारा घनत्व कहते हैं I और A के अनुपात को, यानी सूत्र आएगा आपका I/A। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी आपका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर।